बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। हम गियासुद्दीन बलबन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भी हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। बलबन की उपलब्धियां। पॉइंट नंबर 4, मंगोलों को रोकने के लिए सीमांत नीति। मंगोलों का भय बलबन के सम्मुख हमेशा रहा। आरंभ के कुछ वर्षों में उत्तर पश्चिम सीमा का रक्षक बलबन का चचेरा भाई शेर खान था। मंगोलों के आक्रमण को ध्यान में रखते हुए बलबन ने उत्तर पश्चिम सीमा पर अनेक दुर्गों का निर्माण कराया। 1270 ईस्वी में शेर खान की मृत्यु पर सीमा प्रांत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। सुनम तथा उच्च के क्षेत्र को अपने छोटे पुत्र बुगरा खान तथा मुल्तान, सिंध और लाहौर को बड़े पुत्र मोहम्मद खान के अधीन कर दिया गया। 1286 ईस्वी में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया। इस बार उनके विरुद्ध युद्ध में बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद खान मारा गया, किंतु क्षेत्रों को सुरक्षित रखने में बलबन की सेनाएं सफल रहीं। पॉइंट नंबर 5, सेना का पुनर्गठन। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा तथा आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए सेना का पुनर्गठन करना आवश्यक था। बलबन ने सेना को विशाल और कुशल बनाने का प्रयास किया। बलबन ने अपनी सेना की संख्या में वृद्धि की तथा हजारों अनुभवी और वफादार सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने सैनिकों की शिक्षा पर बल दिया। प्रत्येक सैनिक आक्रमण की योजना स्वयं बलबन बनाता और उसे अंतिम दिन तक गुप्त रखता था। इसके अतिरिक्त नवीन प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को तैयार करवाया गया, पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई और अनेक नवीन दुर्गों का निर्माण कराया गया। 6, केंद्रीय शासन का संगठन। बलबन का शासन अर्ध सैनिक और अर्ध असैनिक था। उसके सभी पद अधिकारियों से सैनिक और प्रशासनिक दोनों ही प्रकार की सेवाओं की आशा की जाती थी। बलबन ने शासन का नियंत्रण पूर्णतया अपने हाथों में रखा था। बलबन प्रत्येक अधिकारी की नियुक्ति स्वयं देखभाल करता था। उसके शासन की एक विशेषता ये थी कि वो केवल उच्च वंश के व्यक्तियों को ही अधिकारी पद पर नियुक्त करता था। 7, गुप्तचर विभाग की स्थापना। विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए सक्षम गुप्तचर व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए बलबन ने कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। गुप्तचर व्यवस्था को कुशल बनाने में बलबन ने अपार धन खर्च किया। बलबन ने अपने पुत्रों, इक्तेदारों, सैनिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों सभी के साथ अपने गुप्तचर नियुक्त किए। बलबन स्वयं उनकी नियुक्ति करता था। यदि कोई अपने कर्तव्य की पूर्ति में असफल हो जाता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन का मूल्यांकन। बलबन लगभग 40 वर्षों तक, पहले 20 वर्ष प्रधानमंत्री एवं बाद में सुल्तान के रूप में परिश्रम करके अपनी सल्तनत को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। एक दूरदर्शी सुल्तान होने के नाते उसने अपने समय की 2 प्रमुख आवश्यकताओं, राजपद की प्रतिष्ठा में वृद्धि और शांति की स्थापना को समझा। दरबार की शान शौकत, कायदे कानून के द्वारा उसने प्रथम आवश्यकता की पूर्ति की तथा रक्त और लोहे की नीति के द्वारा दूसरी आवश्यकता को पूरा किया। डॉक्टर ए.बी. पांडे के अनुसार यदि हम बलबन के कार्य को एक शब्द में व्यक्त करना चाहें तो वह शब्द है सुदृढ़ीकरण। यही उसकी नीति का मंत्र था। प्रोफेसर ए.बी.एम. हबीबुल्ला के अनुसार बलबन का एकमात्र और महानतम कार्य राज्य में सल्तनत को पुनः श्रेष्ठ स्थान प्रदान करना था। इस क्षेत्र में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को पूरा किया। बलबन व उसकी नीतियों में अनेक दोष भी थे।
बलबन की सबसे अधिक दुर्बलताएं प्रोफेसर के ए निज़ामी ने बताई हैं। वे लिखते हैं कि बलबन की तुर्कों की श्रेष्ठता को स्पष्ट रखने की नीति ने लाभ के स्थान पर हानि अधिक पहुंचाई। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव और प्रोफेसर ए बी एम हबीबुल्ला ने बलबन के शासन व्यवस्था के दोषों को बताया है। बलबन की मृत्यु के 3 वर्ष पश्चात ही उसके राज्य का नष्ट हो जाना और दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का अधिकार हो जाना उसके दोषों एवं दुर्बलताओं को सिद्ध करते हैं। उपयुक्त दुर्बलताओं के पश्चात भी बलबन की राजनीतिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता। धन्यवाद विद्यार्थी।